फोकस सही हो गया। ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का सेकेंड पार्ट, कल इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि कैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। इसके अलावा आपको ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफ बताए थे। फिर यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस बताया था। फिर न्यूट्रिशन में जो इंजेशन है, डाइजेशन है, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, इंजेशन, उसके बारे में बताया था। इसमें बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके कैसे पढ़ते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल पढ़े थे, आहार नाल, उसमें हमने आपको माउथ और बक्कल कैविटी बताया था। उसके बाद उसमें टंग आ गया था। ठीक है, टंग के अलावा उसमें डेंटिशन, दंत विन्यास पढ़ा दिया था आपको। दंत विन्यास के बाद हम आते थे इसमें फेरिंग्स पार्ट में, ग्रसनी पार्ट में, जहाँ पर यहाँ जो हमारा श्वसन मार्ग है और डाइजेस्टिव पार्ट है, फूड मार्ग है, ओरल पैसेज, दोनों जाकर मिल रहे थे। वो क्या था? फेरिंग्स ग्रसनी था। ग्रसनी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो ओव्यूला है वहाँ से पार्टिसिपेशन हो जाता है और किस तरह से वो दो पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है। तो हमारा जो ओरल पैसेज है और जो नासल पैसेज दोनों क्रॉस करते हैं। जो क्रॉस करते हैं तो ओरल पैसेज का जो ऊपर का पार्ट था उसको क्या कहते हैं? ओरल पैसेज का जो टॉप पार्ट है उसको क्या कहते हैं? जहाँ से भोजन निगलते हैं जिस पॉइंट से, उसको कहते हैं गलेट। ठीक है ना। और जो हमारा नासल पैसेज है या ट्रैकिया है, ट्रैकिया का जो टॉप पार्ट है उसको क्या कहते हैं? उसको ग्लॉटिस कहते हैं। और ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, उसको क्या नाम दिया था कल? एपिग्लॉटिस। तो समझने के लिए आपको ऐसा बताया था कि ये वाला जो पार्ट है ये नासल पैसेज है और ये वाला जो पार्ट है ये ओरल पैसेज है। दोनों जिस जगह जाकर मिल गए थे उससे नाम दिया था फेरिंग्स। अब ये जो हमारा तालु है वो यहाँ पर होता है पैलेट। इस पैलेट के कारण से ये जो नासल पैसेज और ओरल पैसेज क्या रहते हैं? अलग अलग होते हैं। अगर इसमें कोई चीज़, नुकी चीज़ घुस जाए, छेद हो जाए, तो किससे पहुँच जाएगी? नासल पैसेज पहुँच जाएगी। तो ये जो फेरिंग्स पार्ट है तो ये हमारा ओरल पैसेज है, ये हमारा नासल पैसेज। यहाँ से ये पार्ट आ जाए, यहाँ से ये पार्ट डाइवर्ट होकर के और देखिए कहाँ आ गया? ये जो हमारी एयर ट्यूब है इसको ट्रैकिया कहते हैं, ये पार्ट। और ये जो ओरल पैसेज है ये पार्ट यहाँ पर क्रॉस करके और इस ओरल पैसेज के इसके पीछे चला गया। यहाँ पर ये जो पॉइंट है क्रॉस वाला ऐसा, तो अब ये क्रॉस हो गया ऐसा और ये हो गया ऐसा। ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द गलेट। ठीक है। एंड दिस इज द इसोफेगस, ग्रास नली। क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या खाते थे? घास खाते थे, इसलिए नाम क्या रख दिया है उन्होंने? ग्रास नली हिंदी में। तो हम लोग जो ग्रास नली कहते हैं वास्तव में वो इंग्लिश का वर्जन है। तो ग्रास नली जो है इसोफेगस हो गया। हमें इसी पार्ट को आगे ले जाना है, पर यहाँ पर ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के टॉप पर एक यहाँ पर ऐसा एक ढक्कन लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस क्या करता है? यहाँ पर जिस समय भोजन निगलते हैं तो वो भोजन यहाँ से शिफ्ट होकर इसके अंदर ना चला जाए, इसलिए इस पार्ट को क्या कर लेता है? ढक लेता है। और ये ऐसे एक प्लेटफॉर्म बनाता है जिससे यहाँ से भोजन यहाँ से स्लिप करता हुआ कहाँ चला जाता है? ग्रास नली में चला जाता है। अब हम आते हैं यहाँ पर ग्रास नली में, क्योंकि हमको ये वाला पार्ट किससे पढ़ना है? रिस्पायरेशन। ग्रास नली में हम आ रहे हैं तो ये जो है एक मस्कुलर ट्यूब है और ये नेक से होती हुई कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती, पाचक ग्रंथियाँ नहीं होती हैं। और ये पाचक ग्रंथियाँ ना होने के कारण ये केवल म्यूकस सीक्रेट करती है। अब जब म्यूकस सीक्रेट करेगी यहाँ पर तो ये क्या करेगा? श्लेष्म स्रावित करेगा। श्लेष्म के कारण से ये पूरा पार्ट कैसा हो जाएगा? चिपचिपा हो जाएगा, जिससे भोजन यहाँ से स्लिप करता हुआ कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। इससे पहले जो भोजन कहाँ आया था? टंग में आया था, ठीक है, या ओरल पैसेज में आया था या बक्कल कैविटी में आया था। वहां पर दांतों द्वारा उसको मैस्टिकेट किया गया था और सलाइवा, लार से उसको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया था। तो लार से मिक्स करने के बाद ये जो भोजन बचा था, ये गीला चिपचिपा भोजन, उसे क्या नाम दिया गया था? उस भोजन को क्या कहते हैं? जो लार में मिक्स एकदम जो है काइम नहीं बोलते, नहीं काइम तो और आगे बोलते हैं बढ़ करके, जब स्टमक से निकलता है बोलस बोलते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। तो यहाँ से जो फूड अंदर जा रहा है दैट इज कॉल्ड द बोलस। तो बोलस क्या है? पार्शियली डाइजेस्टेड
ठीक है ना, और पार्ट है जिसमें लॉट ऑफ क्या होता है, म्यूकस श्लेष्म होता है, और ये पार्ट में केवल, अभी हम सलाइवा पार्ट अलग से केमिकल डाइजेशन लेंगे, तो उसमें माउथ में केवल कौन सा टाइलिन एंजाइम होता है लार में, वो केवल डाइजेस्ट करता है। ये जो बोलस पार्ट से होता हुआ ईसोफेगस से होकर के हमारा फूड आगे जा रहा है, तो आगे जा करके आहार नाल का सबसे बड़ा और चौड़ा ये जो हसियानुमा भाग होता है, इस भाग को क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं, स्टमक। अब जो आमाशय है, आमाशय में जो फूड आ रहा है यहाँ पर, तो इस जगह पर एक यूनि डायरेक्शनल वॉल्व लगे होते हैं। कोई बता सकता है क्या कहते हैं इसको? दिस वॉल्व ओनली परमिट्स द फूड इनटू द स्टमक, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर को रोकते हैं। कभी कभी आ जाता है रिवर्स ऑर्डर में, लेकिन ये वॉल्व जैसे फिल्मों में आपने देखा है, पुरानी पिक्चरों में, जैसे पुलिस चौकी में कोई गुंडा घुसता तो ऐसे पल्ला खोलता है, छोटा सा पल्ला लगा होता है ना अंदर खोलने के लिए, यूनिडायरेक्शनल, वो एक तरफ खुल रहा है, तो लेकिन वो बाई डायरेक्शनल होता था, जैसे हमारा गेट है, विंडो है, एक ही तरफ खुलती है, तो ये यूनिडायरेक्शनल वॉल्व है। इस वॉल्व का क्या नाम है? इसको स्फिंक्टर बोलते हैं। तो स्टमक को 4 पार्ट में बांटा गया है, कौन कौन सा? ये कार्डियक, फिर क्या है यहां पर दूसरा, और ये कार्डियक पार्ट, ये वाला जो मेन पार्ट है, सबसे मेन, इसे क्या कहते हैं, बॉडी या कॉर्पस, क्या है ये, और सबसे लास्ट का ये वाला पार्ट कौन सा है? यहां पर फिर से एक यूनिडायरेक्शनल वॉल्व लगा हुआ है, क्या कहते हैं इसको? फंडस कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं, यहां पर जो पेशी लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड द कार्डियक स्फिंक्टर मसल, कार्डियक स्फिंक्टर, हिंदी में कहते हैं कार्डियक संकोचक पेशी, जो फूड को ईसोफेगस से स्टमक में आने देती है केवल। अब ये फूड इसके अंदर आ गया, अभी केमिकल डाइजेशन नहीं पढ़े, हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल डाइजेशन देख रहे हैं। जैसे ही फूड इसके अंदर आया स्टमक के वॉल में, तो ये यहाँ पर हाईली थिक वॉल होती है और म्यूकस सीक्रेट होता रहता है यहाँ पर, इसी के कारण से इस पार्ट का डाइजेशन नहीं होता। स्टमक के अंदर HCl जो सीक्रेट होता है वो स्टमक का भी डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि यहाँ पर म्यूकस की एक मोटी परत होती है श्लेष्म की, जिसके कारण से स्टमक में डाइजेशन खुद स्टमक का नहीं हो पाता है, जबकि केवल किसका होता है? फूड का होता है। नहीं तो हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, इस पूरे में एंजाइम है, ये एंजाइम खुद क्या कर सकते हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्ट कर ले, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी एलिमेंट्री कैनाल में 5 लेयर्स होती है। अगर आप इंटरनल लेयर देखें तो यहाँ से पूरी एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ से लेकर अंदर तक ये 5 लेयर्स होती है। कोई बता सकता है कौन कौन सी होती हैं? बताइए कौन कौन सी होती है? हाँ, और मस्कुलरिस म्यूकोसा कहते हैं, उसी को सब म्यूकोसा कहते हैं, इसी को म्यूकोसा कहते हैं। सबसे बाहरी ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, ठीक है। ये जो 5 लेयर है, मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 5 लेयर्स हैं, यहाँ पर 2 तरह की मसल्स होती है, एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और एक को क्या कहते हैं यहाँ पर सर्कुलर मसल्स। ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स जो है, यही किसके लिए? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जानते हैं, क्रमाकुंचन गति। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल में क्रमाकुंचन गति होती है, जिससे फूड कहाँ बढ़ता है? आगे बढ़ता है। इसके लिए ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से लगातार फूड धीमे धीमे कहाँ बढ़ता रहता है? आगे। नहीं तो क्या पूरी एलिमेंट्री कैनाल कुंडलित होती है, क्वाइल्ड। हम रेस्ट करते रहते हैं, ज़्यादातर समय लेटे रहते हैं, तो फूड फिर आगे कैसे बढ़ेगा? 8 से 10 मीटर की लंबी एलिमेंट्री कैनाल होती है, तो इसके लिए यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं। ये लगातार पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए स्टिमुलेट करती हैं। इसके अलावा स्टमक में एक हार्मोन होता है, कौन सा है? गैस्ट्रिन, ठीक है, हार्मोन एंजाइम नहीं है। वो क्या करता है? यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्टिमुलेट करता है, ठीक। अब यहाँ पर हमारे स्टमक में आपको देखें 4 पार्ट है, लेकिन जो कड चेविंग एनिमल्स है, चूंकि हम कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं, तो जो कड चेविंग एनिमल जानते हैं इसको कहते हैं? जुगाली करने वाले जानवर, गाय भैंस देखा है ना, तो उनका स्टमक यहाँ पर 4 चैम्बर्ड है, हमारे में नहीं है। कैसा है? ये वाला ईसोफेगस है, ग्रास है, इससे फूड आ रहा है। आप देख रहे हैं ये फूड आया यहाँ से, ये क्या है? एसोफेगस है।
इस वाले पार्ट को कहते हैं ल्यूमेन, और यहां पर इस बड़े पार्ट को कहते हैं रेटिकुलम। क्या कहते हैं? द ल्यूमेन एंड रेटिकुलम बोथ कंटेन्स द लॉट ऑफ सेलुलेज एंजाइम एज वेल एज मैनी प्रोटोजोआ। यहां पर सेलुलेज एंजाइम होता है और प्रोटोजोआ होते हैं विच कैन डाइजेस्ट द सेलुलोज। किसका डाइजेशन कर सकते हैं? सेलुलोज का। अब इसके बाद ल्यूमेन और रेटिकुलम में यहाँ पर फर्मेंटेशन क्रिया होती है। फर्मेंटेशन माने किण्वन, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एरोबिक एंड एनारोबिक। इस फर्मेंटेशन के बाद यहाँ से रेटिकुलम से जो फूड है वो वापस कहाँ जाता है? इसोफेगस। पहले गाय भैंस जल्दी जल्दी भोजन क्या कर लेते हैं? अंदर कर लेते हैं, तो वो चला जाता है ल्यूमेन से होता हुआ रेटिकुलम। यहाँ पर वो रुकता है 2 घंटे, और उसका क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। जब वो फ्री होते हैं तो अपने फूड को वापस खींचते हैं। जब अपने फूड को वापस खींचते हैं तो रेटिकुलम से होता हुआ ये फूड फिर से कहाँ जाता है? इसोफेगस से होता हुआ कहाँ तक आ जाता है? माउथ तक आ जाता है। फिर जुगाली करते हैं। जुगाली करते तो लगातार उसको मैस्टिकेट करते हैं, पीसते हैं। पीसने के बाद ये फूड फिर से इस पैसेज से वापस आता है। अब जब वापस आएगा तो यहाँ पर फिर से 2 चैम्बर है। एक का नाम है यहाँ पर ओमेसम और एक का नाम है एबओमेसम। अब इस पार्ट में है ओमेसम, और दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट, इज द एबओमेसम। इट इज, ये जो है एबओमेसम, ये मनुष्य के स्टमक के क्या होता है? होमोलॉगस होता है। ये और मनुष्य का स्टमक, ये दोनों का फंक्शन एक ही है। यहाँ पर क्या होता है? लॉट ऑफ एसिड सिक्रीट होता है और डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं। वो केवल किस पार्ट में? एबोमेसम। तो ये 4 चैम्बर हो गया, ल्यूमेन हो गया, रेटिकुलम हो गया, ओमेसम हो गया, एबोमेसम हो गया। इसी के कारण से फूड पहले अंदर जाता है, फिर रेटिकुलम से होता हुआ वापस जाता है और फिर री इंटर्ड इनटू द ओमेसम। जब यहाँ पर मैस्टिकेट हो जाता है तो ओमेसम में आता है और फिर किस में आता है? एबोमेसम में आता है। और एबोमेसम से होता हुआ फिर ये फूड किस में पहुंचेगा? इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। तो अभी ये जो है इंटेस्टाइन में डायरेक्ट नहीं जा रहा था, स्टमक में रुकने के बाद थोड़ा सा ये पकड़। तो यहाँ पर जो है जाने के बाद ये फूड जो है हमारा क्या हो रहा है? वापस पहुंच रहा है जुगाली के लिए। तो कट चेविंग एनिमल्स में हम पढ़ते हैं कि जो हमारा स्टमक होता है या कट चेविंग एनिमल्स का कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर। मनुष्य में 4 चैम्बर नहीं, इट्स ओनली द पार्ट। केवल हम उसको क्या कर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये भाग है, उसमें अलग से चैम्बर नहीं बना हुआ है। और इसके अलावा हम लोग चूंकि यहाँ पर सेलुलेज एंजाइम की एब्सेंस के कारण सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते, फिर भी हम लोग लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। क्यों खाते हैं? जब हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो डाइजेशन तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे में सेलुलेज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है। और जो एलिमेंट्री कैनाल में एक ऑर्गन था, कौन सा? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वो भी किस फॉर्म में आ गया? वेस्टिजियल फॉर्म में आ गया, अवशेष के रूप में हो गया। फिर भी अब लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। डॉक्टर कहते हैं पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, जबकि पत्तेदार सब्जियों में सेलुलोज होता है, डाइजेस्ट हम कर नहीं सकते। फिर क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं कि हम सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लीफी वेजिटेबल्स से जो विटामिन और मिनरल्स है वो हमारी इंटेस्टाइन क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। तो विटामिन और मिनरल्स के लिए हम उसको लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जबकि हम सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते हैं। सेलुलोज जब अंदर जाता है बॉडी में तो रफेज का कार्य करता है। आपने नाम सुना है यहाँ पर? GHAZ, रफेज। क्या होता है बताएं? रेशेदार जो फूड होता है, इसे रफेज कहते हैं। ये करता क्या है? जब हम यहाँ पर पूरी एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेशन के लिए थ्रू आउट लाइफ, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, हर समय किसका चाहिए? पानी चाहिए, वाटर। हम जब रात में पानी पी के सो जाते हैं तो पानी यहाँ से फिल्टर होकर के और यूरिन के थ्रू यहाँ पर यूरेटर में इकट्ठा हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो गया, डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल में पानी नहीं रह गया। तो हम लोग जब रफेज खाते हैं, मतलब फाइबर युक्त भोजन जो करते हैं, या सेलुलोज खाते हैं, या लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, या दलिया खाते हैं, तो दलिया में जो चोकर होता है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है स्पंज की तरह। उसी तरह से जितनी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें फाइबर्स होते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब रात भर स्पंज की तरह उससे पानी रिलीज होकर किसको मिलता है? पूरी एलिमेंट्री कैनाल को मिलता है और डाइजेशन होता रहता है, और बाद में वो रफेज के रूप में एक्सक्रीटरी मटेरियल साथ कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो हम लोग भले ही मिनरल्स और केवल विटामिन एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन लीफी वेजिटेबल्स का मेन फंक्शन होता है कि डाइजेशन के लिए पूरे समय तक क्या प्रदान करना? पानी। क्योंकि हम दिन भर पानी नहीं पी सकते 5-5 मिनट में,
तो पानी को स्टोर करने या पानी को कैप्चर करने की जो पावर होती है वो इसमें होती है, बाकी किसी में नहीं होती। तो हम यहाँ से होते हुए कहाँ तक आ गए, स्टमक में आ गए। अब स्टमक में यहाँ पर ये कार्डियक स्फिंक्टर मसल्स लगी है और ये यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा हुआ है। ये फिर से एक क्या है, चेक पॉइंट है जो इस फूड को यहाँ से होकर के कहाँ जाने देता है, इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में जाने से फूड जो है, एक पार्ट अभी रह गया इसमें, हम उसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में ले लेंगे, यहाँ पर लीवर और पैंक्रियास पढ़ेंगे। अब यहाँ से हमारा है इंटेस्टाइन। ये जो इंटेस्टाइन है ये लगभग 7.5 मीटर लंबी है ना, अप्रोक्सीमेटली। अब इसको जो है डिफरेंशिएट कर दिया हमने यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में और इसमें लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग है और ये 1.5 मीटर लॉन्ग है। नाउ व्हाट इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन? एरिया, सरफेस एरिया है, इसका क्षेत्रफल बड़ा है। जैसे यहाँ पर जो है चेयर रखी है, आपकी नज़र पड़ रही है, अगर यहाँ पर मशीन का धागा, जैसे रील का धागा जो होता है वो बहुत सारा भी पड़ा होगा, ठीक है ना, इससे 100 गुना लंबा होगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसका डायमीटर क्या है, बहुत कम है। लेकिन जो सॉलिड चीज़ें, बड़े आकार की चीज़ है, भले ही वो कम जो है एरिया की हो, तुम्हारी जो कोई डंडा रखा हुआ इतना मोटा, 1 फीट का डंडा भी है तो आपको दिखाई देगा, और पतली पतली सीख पड़ी होंगी पूरे रूम में तो आपको नहीं दिखाई देगी, वो डिफरेंस है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर की होती है और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर की होती है, लेकिन इसका व्यास बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसको लार्ज कहते हैं। अब क्या है, मेन फंक्शन में हम आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को फिर से डिफरेंशिएट किया गया, ना कि डिवाइड किया गया। किसमें किसमें? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बताइए इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है ड्यूडेनम, नाम सुना है, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? ग्रहणी कहते हैं। और एक का होता है जेजुनम, ठीक है, और एक को कहते हैं इलियम। ये ग्रहणी है, ये मध्यांत है, ये छोटी आंत है। अब शेषांत, सॉरी, छोटी आंत। अब क्या होता है कि ये जो है ड्यूडेनम है, ये वाली पूरी क्वाइल्ड होती है, ठीक है। तो कई बार जो क्वाइलिंग होती है, मल्टीपल क्वाइलिंग, तो ड्यूडेनम का फंक्शन क्या है ग्रहणी का? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए जो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा था स्टमक में, वो इसकी वॉल में भी पहुंचता है। अब इसकी वॉल में पहुंचता है तो इसमें भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ताकि जो पचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड नहीं है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो यहाँ से निकल रहा था उसका क्या नाम था? काइम। जबकि यहाँ से जो जा रहा था उसको क्या नाम दिया था? बोलस। ये जो काइम यहाँ से रिलीज हो रहा है वो ड्यूडेनम में जाकर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसके बाद जो ड्यूडेनम की वॉल होती है, ये इस ड्यूडेनम की वॉल जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है वो भी आगे लेंगे। मेन डाइजेस्टिव जूस यहाँ से सिक्रीट ना होकर के कहाँ से होता है? लीवर से और पैनक्रियास से। तो लीवर से जो बाइल जूस रिलीज होता है और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, दोनों इस पार्ट में आते हैं। अब दोनों इस पार्ट में आएंगे तो उसे यहाँ पर जो डाइजेशन हो रहा है वो ड्यूडेनम में हो रहा है, लेकिन जिसके कारण से हो रहा है वो है रिस्पॉन्सिबल बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। अब हम ड्यूडेनम से और आगे बढ़ते हैं तो जेजुनम आता है। जेजुनम के बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इलियम, शेषांत, जहां पर छोटी आंत खत्म होने लगती है। मान लीजिए इस पार्ट पर खत्म हुई तो शेषांत इस पार्ट पर खत्म हो रही है। इसके बाद यहाँ से अचानक डायमीटर बढ़ता है, और अचानक डायमीटर बढ़ता है तो कौन सी आंत शुरू होती है? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या हो गया? इलियम। बड़ी आंत, इलियम, और एक और पार्ट यहीं से लगा होता है, दैट इज कॉल्ड द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तीनों का कनेक्टिंग पॉइंट इसी जगह से एक आहार नाल का अवशेषी पार्ट निकला हुआ है, दैट इज कॉल्ड द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रमिरूप परिशेषिका कहते हैं। ये हमारे एंसेस्टर्स में पूर्ण विकसित था और सेलुलोज का डाइजेशन करता था, लेकिन मनुष्य के सर्वाहारी हो जाने के कारण या ग्रेन ईटर हो जाने के कारण, हम अनाज खाने लगे, तो ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है दैट बिकम्स वेस्टिजियल। अब ये अवशेष के रूप में आ गया। या अवशेष के रूप में आ गया तो यहाँ पर अब सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, लेकिन ये पार्ट यहाँ से खुला हुआ है। वैसे फूड यहाँ से निकलकर इसमें आता है, लेकिन अगर कभी गलती से फूड रिवर्स होकर इसमें चला गया तो फिर फूड क्या होता है? यहाँ पर सड़ जाता है। सड़ जाएगा, यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, और उस समय इसको काट कर क्या करते हैं? हटा देते हैं। उसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस, ठीक है। तो अपेंडिक्स ऑपरेशन जिसे कहते हैं। तो
जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, वहां पर उनको पता है कि ये इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय अपेंडिक्स काट के हटा देते हैं अपेंडिक्स, ठीक है, तो उसी समय काट दे, क्योंकि भविष्य में कभी ना कभी इसमें कभी फूट जाएगा, और जब फूट जाएगा तो इन्फेक्शन होगा और 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन कराना होगा। तो इतना ज़्यादा हाईली पेन होगा कि ये बर्स्ट कर जाएगी, और जब ये बर्स्ट कर जाएगी तो जितना वेस्ट मटेरियल है कहाँ फैल जाएगा, पूरे बॉडी में। अब जो पूरी बॉडी, क्योंकि आहार नाल के बाहर क्या है, टिश्यू फ्लूइड है, तो जब पूरी बॉडी में फैल जाएगा पॉइजनस मटेरियल तो क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसलिए इसको काट के क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो हमारे दो तरह का डाइजेशन होता है, एक होता है इंट्रासेलुलर और एक होता है इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर, ठीक है, आप बताओ क्या डिफरेंस है दोनों, इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर, अंतराकोशिकीय और अंतरकोशिकीय, आप बताओ। सर मैं एनडीए वाला हूँ, मैथ से रहा हूँ। अच्छा, सब एनडीए, हाँ बायोलॉजी के है ना। इंट्रा माने अंदर, जैसे ये सेल है, इफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, कोशिका के अंदर हो रहा है तो इंट्रासेलुलर। किसमें होता है, एक कोश की जो जीव है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, सब में फूड का डाइजेशन बॉडी के अंदर, बॉडी के नहीं सेल के अंदर होता है, सो इट इज कॉल्ड द इंट्रासेलुलर। मनुष्य में इंटरसेलुलर दैट इज द एलिमेंट्री के अंदर 8 से 10 मीटर, सेल तो बहुत छोटी होती है, तो सेल के अंदर तो इतनी बड़ी आहार नाल हो नहीं सकती। तो ये जो पूरी आहार नाल में डाइजेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड द इंटरसेलुलर, मींस बिटवीन द सेल्स, सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर एक स्पेस है जहां पर, जिसको हम कहते हैं अंतराकोशिकीय अवकाश, वहां पर इतनी बड़ी एलिमेंट्री कैनाल, इसलिए कौन सा डाइजेशन है ये, इंटरसेलुलर है, ठीक है, अंतरकोशिकीय। अब इस पार्ट में हम आते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में इस वाले पार्ट से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को काट के हटा दिया गया। अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं तो इसमें फिर से 3 पार्ट है, कौन कौन से, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें फिर से क्या है, 3 पार्ट। एक चीज और है, ये जो इलियम है हमारा छोटी आंत का लास्ट पार्ट, क्या कहते हैं, शेषांत्र। इलियम जिस समय बड़ी आंत में खुलता है वहां पर फिर एक वॉल्व लगा होता है, उसे कहते हैं इलियो सीकल वॉल्व। देख रहे थे, एक बार वॉल्व यहाँ लगा था कार्डियक स्फिंक्टर, यहाँ लगा था पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसके बाद यहाँ लगा है छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में इलियो सीकल वॉल्व। ये क्या करता है, इलियम और सीकम के बीच क्या है, ये पोर है या फिर वॉल्व है जो फूड को छोटी आंत से कर कहाँ है देता है, बड़ी आंत में। यूनिडायरेक्शनल है, ऐसे ये फोल्ड होते हैं, जब ऐसे फोल्ड होंगे तो यहाँ से फूड केवल इसमें आ सकेगी, जब यहाँ से जाने लगेगा तो ये ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये इलियोसीकल वॉल्व यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन को फिर 3 पार्ट में डिफरेंशिएट किया गया। किसमें किसमें, एक पार्ट है सीकम, एक पार्ट है कोलन, एक पार्ट है सीकम पार्ट सबसे प्रारंभिक भाग है। इसके बाद जो बड़ी आंत होती है, इसका जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, कोलन। आपने कोलन का स्ट्रक्चर देखा होगा यहाँ पर बुक में, ऐसा करके उल्टे यू के आकार की रचना ऐसी बनी हुई, ऐसा, और इस पूरे उल्टे यू के आकार की रचना में ऐसे ऐसा जगह जगह फोल्ड है, ऐसा। दीज फोल्ड आर कॉल्ड द हॉस्ट्रा, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हॉस्ट्रा। क्या कहें ये पूरी बड़ी आंत में कोलन और रेक्टम पार्ट में इस तरह के फोल्ड्स जो बने हुए हैं दैट इज कॉल्ड द हॉस्ट्रा। तो इसी हॉस्ट्रा के कारण इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया के अलावा ये जो यू के आकार की रचना है ये अंत में आकर के, सबसे अंत में लास्ट में जिस पार्ट में खुलती है उसे क्या कहते हैं, एनस कहते हैं, ठीक है। तो सीकम हो गया, कोलन हो गया और रेक्टम हो गया। रेक्टम लास्ट में आकर के एनस में खुल जाता है। एनस इज द पोर थ्रू व्हिच द वेस्ट मटेरियल इज रिलीज्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड वेस्ट मटेरियल इस पोर से कहाँ निकल आता है, बाहर निकल आता है। तो हमने अभी एलिमेंट्री कैनाल देख लिया किस तरह से यहाँ से बक्कल कैविटी से होकर, फेरिंक्स से होकर के और ईसोफेगस से होकर के, स्टमक से होकर, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ फूड कहाँ तक पहुँच गया, एनस तक पहुँच गया। ये थोड़ा चालू कर दीजिए, वो चालू नहीं कर पा रहे हैं मनीष जी। ये 3 मिनट में न लगाए। टेक्निकल आदमी खोलो या जरा, खोलो या तो हो जाएगा। ये हटा के ट्रीटमेंट हटा के फिर ऊपरे। यूपीएससी का ही है ना ये फोन,
अलग है ना, ये नीट के लिए इसमें यूपीएससी होगा तो फिर आपको मानना चाहिए। देखो लिखा है उसमें। सिम कार्ड नहीं है। राहुल को फोन करेंगे। हाँ हाँ, ये वाला है, कहते फोन नहीं है चालू हो रहा है, क्या बात है? नेटवर्क प्रॉब्लम है सर इस पर। तो ये तो चल रहा है, इस पे सिम इंसर्ट दिखा रहा है। सिम का, इशू है। उसमें दूसरी सिम पड़ी हो। कहीं जोड़ के साथ चलाते हैं। वो बताएंगे कैसे खोलना, वो मैडम नहीं आई है, नहीं वो तो लगा दे। सिम कार्ड की वजह से नेटवर्क एक्सेस तो दे दे हॉटस्पॉट लेके चलो मोबाइल चार्ज से ले जाके रखे रहेंगे। आपका फोन मैं ये राहुल को मिला रहा है फोन पहले नहीं किया था। जरूरी मैं वेटिंग अभी चल जाएगी आपको। थोड़ी साइलेंट है उनका, पहले नहीं जा रही थी फोन। हम लगाएंगे। मिलाई है, लाओ मैं दिखाता रहा हूँ उनको वाला नंबर। मिल जाएगा तो बताना। ठीक है, तो ये आपका जो डाइजेस्टिव पार्ट हम दिखा रहे थे एलिमेंट्री कैनाल का, ये एलिमेंट्री कैनाल पूरा होने के बाद हम आते हैं किसमें, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसके बाद आगे हम केमिकल डाइजेशन में। हेलो, अरे नंबर है इसका सर, ये तो लॉगिन भी नहीं है। हैं? लॉगिन भी तो नहीं है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हिंदी में कहते हैं पाचन ग्रंथियाँ। बोल नहीं रहा है। खुल तो गया है, इसका जो नंबर है फोन नंबर वो कौन सा है पता तो वही बेल। और वो फोन लग जाए तो उनसे अब बात करो। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जो ग्लैंड्स हैं, ऐसी ग्रंथियां जिसमें भोजन प्रवेश नहीं करता लेकिन वो पाचन में क्या करती हैं, जूस सीक्रेट करती हैं, सहायता करती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्लैंड क्या होता है। एनीथिंग है ना, या कोई सेल, एनी सेल और टिश्यू और ऑर्गन, कोई भी सेल, टिश्यू या ऑर्गन अगर किसी विशेष कैमरा से रिकॉर्ड कर पदार्थ को स्रावित करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्लैंड। तीन तरह की ग्लैंड होती है, एनी सेल, टिश्यू या ऑर्गन विच सीक्रेट एनीथिंग। लगा के कोई भी कोशिका लगा लगा, कोई कोशिका, ऊतक या अंग अगर किसी विशेष पदार्थ को स्रावित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर ग्लैंड कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। अब आपको पता है कि जो ग्रंथियां हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक होती है एक्सोक्राइन, हिंदी में कहते हैं बाह्यस्रावी। एक्सो मने आउटसाइड और क्राइन मने टू सीक्रेट। अगर किसी पदार्थ को बाहर सीक्रेट कर रही है अपने से बाहर, ठीक है, एंड कैरी वाया एनी डक्ट, किसी नलिका से दूर, जैसे ये ग्लैंड है, ये किसी नलिका से पदार्थ को टारगेट तक ले जा रही है, दैट इज कॉल्ड द एक्सोक्राइन। इसमें एग्जांपल क्या है, लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड है, वो किसी नलिका से अपने द्वारा बनाए गए पदार्थ को टारगेट तक ले जाती है, एक्सोक्राइन है। इसके अलावा एक दूसरी होती है एंडोक्राइन। जो एंडोक्राइन है उसे हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी, एंडो माने इनसाइड, अगर अपने द्वारा निर्मित पदार्थ को बिना किसी नलिका के सतह पर रिलीज कर रही है, विसरण जिसे कहते हैं, लीकेज, तो एंडोक्राइन है। ये आप पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र में। इसमें कौन सी आती है, थायराइड, पैराथायराइड, ये सब आती है। तीसरा आती है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स में दोनों के लक्षण होते हैं, एक्सोक्राइन को एंडोक्राइन। इसका मतलब है वो पाचक रस भी सीक्रेट करती है और हार्मोन भी सीक्रेट करती है। इसमें एग्जाम्पल है पैंक्रियास, अग्न्याशय। ठीक है, तो लग गया। हम आते हैं यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मनुष्य में 3 है। कौन कौन सी है, एक तो सलाइवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथियां, दूसरा क्या है यहाँ पर लीवर है, और तीसरा क्या है, पैंक्रियास। तो हम सलाइवरी ग्लैंड्स में आते हैं। लार ग्रंथियां कितने पेयर होती है, मनुष्य में 3 जोड़ी होती है।
और जो 3 जोड़ीदार ग्रंथियां हैं इसमें किसी को नाम पता है कौन कौन सी होती हैं? एक को कहते हैं यहाँ पर सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, ठीक है, और सब पेयर्स में होती है, ध्यान रखना। जैसे सपोज करिए हम अगर ऐसा माउथ बना देते हैं तो यहाँ पर टंग के ठीक नीचे जो लार ग्रंथि होती है इसे सबलिंगुअल कहते हैं। ये सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ से अपना जो सलाइवा सिक्रीट करके कहाँ पहुँचा देती है? लोअर टीथ। इसके अलावा होती है यहाँ पर कौन सी? मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, सब। फिर इसका एक होती है पैरोटिड, नाम सुना है? ये जो सब मैक्सिलरी है इसके और नीचे होती है यहाँ पर, और ये अपने द्वारा ये डक्ट इससे निकलती है। इस डक्ट को क्या कहते हैं? वार्टन्स डक्ट कहते हैं। इससे रिलीज करिए सीक्रेशन। एक होती है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट है, कान के पास होती है यहाँ पर, ये इधर पर। तो ये जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ये भी अपने द्वारा सलाइवा बना करके कहाँ सीक्रेट करती है? अपर जाव, और ये लोअर जाव सीक्रेट करती है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड्स हो गई। तो तीनों तरह की लार ग्रंथियां वाटरी लिक्विड सीक्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड द सलाइवा, लार। अब ये जो लार है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डाइजेशन। इसी में यहाँ पर क्या होता है? लार में एक तो ये म्यूकस होता है जिससे काट से भोजन को क्या लिसलिसा बना देती है। दूसरा है इसमें कि इसमें थायोसाइनेट आयन होते हैं। कौन से? थायोसाइनेट। ये क्या करते हैं? ये थायोसाइनेट आयन के कारण से ही टेस्ट आता है हमको। दूसरी बात ये है कि ये जो थायोसाइनेट आयन है ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम को स्टिमुलेट कर देते हैं और फूड के डाइजेशन को प्रारंभ कर देते हैं। तो फूड का जो डाइजेशन प्रारंभ होता है सलाइवा के कारण ही होता है, जिसमें थायोसाइनेट आयन के अलावा एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है। सबसे पहला एंजाइम यहीं से शुरुआत हुई थी। क्या नाम दिया था? सलाइवरी एमाइलेज। उसका पुराना नाम है टाइलिन और नया नाम है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी शब्द इसलिए लगाया है पता चले कहाँ पर है? सलाइवा में। तो एमाइलेज या टाइलिन आपको पता है किसका पाचन करता है? मंड का पाचन करता है। तो सबसे पहले माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। केमिकल डाइजेशन की बात कर रहा हूँ। तो फिजिकल प्रोसेस तो हम उसको मेस्टिकेट कर चुके हैं। केमिकल पार्ट में टाइलिन ने सबसे पहले फूड में उपस्थित किसको? स्टार्च को डाइजेस्ट किया। और किस में बदला? यहाँ पर स्टार्च को माल्टोज में। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है, मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ स्टार्च, डाइसैकेराइड बदल गया माल्टोज। और माल्टोज चूंकि माल्ट शुगर को कहते हैं, जौ और गेहूं में जो मिठास होती है वो माल्टोज होती है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बहुत देर तक रोटी को, सूखी रोटी को चबाते रहें तो वो मीठी लगने लगती है। वो मीठी इसलिए लगने लगती है क्योंकि यहाँ पर स्टार्च कैसे बदल जाता है? माल्टोज। तो हमें माउथ में थोड़ी देर तक भोजन को रोकना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे खाया और सट्टी से अंदर चला गया, तो पूरा काम किसको करना पड़ेगा? डाइजेस्टिव जूस को हमें उसको मेस्टिकेट करने के अलावा लार में थोड़ी देर तक मिक्स करना है ताकि टाइलिन एंजाइम उसमें फंक्शन कर सके। अब इसके अलावा जो सलाइवा का और भी बहुत फंक्शन है। एक तो यह भोजन को चबाने में हेल्प करता है, तो सब फिजिकल पार्ट है। सलाइवा में बहुत सारी क्या होती है? यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, रक्तवाहिनियाँ, जिसके कारण से वाटर क्या होता है? उड़ता है और हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, बेचैनी हो रही कि मर जाएंगे, तो हम जीभ खोल करके अगर सांस लेते हैं तो यहाँ से बहुत सारा क्या उड़ता है? वाटर उड़ता है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। कुत्ते को देखिए जब उसको बहुत गर्मी लगती है तो लंबी सी जीभ निकालता है ना, करता है। क्यों? उससे उसकी क्या निकल रही? हीट निकल रही है बॉडी की, तो उसको जो है क्या सर्वाइव कर पा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसके कारण से क्या हो जाता है? टेम्परेचर कम हो जाता है हाँफने से उसके। इसके अलावा टेस्ट बड्स तो होती ही है, एंजाइम होता है जो भोजन को क्या कर देता है? डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लोगों के अनुसार इसमें सलाइवरी लाइपेज भी पाया जाता है, लेकिन लाइपेज तब वर्क कर पाता है जब थोड़ी देर तक भोजन रुकेगा, नहीं तो लाइपेज वर्क नहीं कर पाता। सलाइवा आपको पता है दिन में 1 लीटर से 1.5 लीटर तक स्रावित होती है और वाटरी लिक्विड होता है, 90% से ऊपर वाटर होता है, कुछ आयंस होते हैं, कुछ पाचक एंजाइम होते हैं, इतना पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कैल्शियम और सोडियम इसके आयंस भी होते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर कौन से पार्ट में? लीवर में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लार्जेस्ट ऑर्गन एज वेल एज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ये लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। ग्लैंड इसलिए है कि पदार्थ को सिक्रीट करती है और ऑर्गन इसलिए कि ग्रुप ऑफ टिश्यू है। तो आपको पता है कि यहाँ पर कि लीवर क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन भी, लार्जेस्ट ग्लैंड भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बॉडी की। अब अगर आप लीवर का स्ट्रक्चर देखें, ऐसा बहुत स्ट्रक्चर में समय नहीं लगाना है, तो ये लीवर में मेनली दो लोब होते हैं।
कौन कौन सा? जो हमारे लेफ्ट हैंड पर है उसको कहते हैं राइट, और जो राइट हैंड पर उसको क्या कहते हैं? लेफ्ट। अब इसके बाद जो लेफ्ट लोब है वो फिर से डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें? मेन लोब में, इसके अलावा कॉर्डेट लोब में, और एक होता है कॉर्डेट लोब, और इसी जगह से क्या लगा होता है? गॉल ब्लैडर लगा होता है। तो लीवर के अंदर की जो सेल्स होती है उन्हें कहते हैं हिपैटोसाइट्स। क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट्स। और हिपैटोसाइट्स जो है कैसी अरेंज रहती हैं यहाँ पर? ऐसे ग्रुप। अब हिपैटिक सिस्टम में या लीवर के अंदर जो हिपैटोसाइट्स लगी होती हैं उसमें सब में इस तरह के पोर्टल ट्रायड्स होते हैं। पोर्टल ट्रायड्स का मतलब है तीन क्या होती हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर होते हैं। एक होती है हिपैटिक आर्टरी की डक्ट, एक होती है हिपैटिक वेन की, और एक किसकी होती है? लिम्फ की। इसे जिसको कहते हैं पोर्टल ट्रायड। और पोर्टल ट्रायड यहाँ पर हेक्सागोनल रिंग में, जैसे बेंजीन रिंग होती है उस तरह से अरेंज रहते हैं। अब हिपैटोसाइट्स के अलावा एक इंपॉर्टेंट सेल होती है लीवर में, दैट इज कॉल्ड कप्फर सेल। नाम सुना है आपने? जो कप्फर सेल्स हैं ये फैगोसाइटाइज कर सकती है, भक्षण की प्रवृत्ति रखती हैं, ताकि अगर कोई हार्मफुल मटेरियल्स यहाँ तक आ जाता है तो उसको क्या कर देती हैं? भक्षण कर लेती हैं। अब हम लीवर के फंक्शन में आते हैं, ज़्यादा स्ट्रक्चर में नहीं आएंगे। फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड में हमारे जितना भी डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है? लीवर। और इस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस माने ग्लाइकोजन का बनना। अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में मसल्स में स्टोर हो गया, लीवर में स्टोर हो गया। जिस समय हमें फास्टिंग होती है या हम व्रत रहते हैं उस समय ग्लाइकोजन अगेन कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में। दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजन का लिसिस माने टूटना। तो ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में बदल रहा है तो ग्लाइकोजेनोलिसिस, और जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोजेनेसिस। तो एक तो मेन फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या होता है लीवर का कि जिस समय ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है बॉडी में, जब ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा जो फैट है और प्रोटीन है, अपने टॉपिक में करिएगा। जिस समय ग्लाइकोजन बॉडी में खत्म हो गया उस समय क्या होगा? फैट और प्रोटीन भी बॉडी को क्या देते हैं? ग्लूकोज देती है एनर्जी के लिए। कल मैंने आपको बताया था सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब नए तरीके से किसका निर्माण? ग्लूकोज से। ग्लाइकोजन से तो बनता ही है नॉर्मली, लेकिन जिस समय फास्ट के समय जरूरत पड़ रही है तो फैट और प्रोटीन भी नए तरीके से ग्लूकोज बना, दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोनियोजेनेसिस। नए तरीके से ग्लूकोज का निर्माण, ये भी लीवर का फंक्शन है। इसके अलावा कफर सेल्स तो है ही है। इसके अलावा क्या करता है? ये बाइल जूस सीक्रेट करता है। क्या करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस में आपको पता है यहाँ पर क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में क्या होता है? साल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, अकार्बनिक पदार्थ में NaCl होता है, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एज वेल एज ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। और इनऑर्गेनिक में एक विशेष प्रकार का बाइल साल्ट उसे कहते हैं सोडियम टारोकोलेट। सोडियम टारोकोलेट ये पदार्थ पाया जाता है। और एक और होता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट होता है, ये पदार्थ होते हैं ग्लाइकोकोलेट। इसके अतिरिक्त एक और पदार्थ है यहाँ पर जो बाइल जूस सीक्रेट हो रहा है, उसे कहते हैं बाइलीरुबिन। नाम सुना है? बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन। बाइल से नाम पड़ा है। बाइल माने क्या होता है? पित्त। तो जो पित्त रस होता है वो हरे पीले रंग का पदार्थ होता है, 1 लीटर सीक्रेट होता है। तो जो बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन है दे आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के विखंडन से बन रहे हैं। अब हीमोग्लोबिन का विखंडन कब होता है? जिस समय हमको डिसीज होती है कोई, खासतौर से मलेरिया। मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम की स्टेज अवस्थाएं होती है वो सीधे अटैक करती है किसको? आरबीसी को। तो बहुत तेजी से आरबीसी नष्ट होती है तो हीमोग्लोबिन का विखंडन भी तेजी से होगा। वैसे भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ आरबीसी पर सेकंड क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं और पर सेकंड बनते रहते हैं। तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से लगातार बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन बनते हैं और ये येलो कलर के होते हैं। हीमोग्लोबिन नहीं, ये पदार्थ अभी येलो कलर के हैं। तो इस पीले रंग के पदार्थ को शरीर के एक्सक्रीटिव मटेरियल के साथ बाइल जूस के रूप में कहाँ निकाल देना है? छोटी आंत में।
ताकि वहां से होता हुआ वो बड़ी आंत से एनस से कहाँ निकल जाए, बाहर। अगर ये नहीं निकल पाया तो हमें जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस माने क्या हो जाएगा, पीलिया, पूरी बॉडी पीली पड़ने लगेगी। अगर लीवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, मतलब बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन को कहाँ नहीं पहुंचा रहा, छोटी आंत में, तो हमको जॉन्डिस हो जाएगा। तो इसके अलावा एक और पदार्थ होता है यहाँ पर जो हमारी यूरिन में पाया जाता है, किसी को पता है क्या कहते हैं उसको, यूरोक्रोम। वो यूरिन को पीला रंग प्रदान करता है, वो भी इसी से बना है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से, ठीक है। इसके अलावा हमारे एक्सक्रीटरी मटेरियल में जो भी कलर होते हैं वो सब क्या होते हैं, बाइल जूस में उपस्थित बाइल पिगमेंट के कारण होते हैं, और अधिकांश पिगमेंट हीमोग्लोबिन के विखंडन से ही बनता है। तो ये भी यहाँ पर लीवर का फंक्शन हो गया। इसके अलावा लीवर क्या करता है, आपको पता है कि यहाँ पर लीवर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बनाने की क्षमता होती है। एक इसके अलावा लीवर एक विशेष पदार्थ बनाता है, उसको क्या कहते हैं, हिपैरिन कहते हैं। हिपैरिन को एंटीकोगुलेंट कहते हैं, जो रक्त वाहिनियों में रक्त को तरल बनाए रखता है और रक्त को क्या करता है, जमने से रोकता है। इसके अलावा लीवर का एक और फंक्शन है, यहाँ पर प्रोटीन प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन बनाता है। ये प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन ये क्या है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, जो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त को तरल बनाए रखने के लिए उपयोगी है। ये सारे फंक्शन किसके हैं, लीवर के हैं। इसीलिए अगर लीवर फंक्शन नहीं कर रहा तो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शन बॉडी के कौन करता है, लीवर करता है। अब हम लीवर के बाद आते हैं किसमें, पैंक्रियाज। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड के अलावा आपको पता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ऐसी फंसी होती है पत्ती की तरह, मछली की तरह का स्ट्रक्चर होता है, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं इसको। अब मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 98% एक्सोक्राइन पार्ट, बाह्यस्राव एक्सोक्राइन पार्ट क्या बनाएगा, डाइजेस्टिव जूस, उसका नाम है पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। और जो अप्रॉक्स 2% पार्ट है अप्रॉक्सीमेटली, वो होता है एंडोक्राइन। और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है अंतःस्रावी भाग, वो हमेशा हार्मोन बनाता है। उसमें हार्मोन बनते हैं, जैसे एक बनता है इंसुलिन, इंसुलिन के अलावा क्या बनता है, ग्लूकेगान बनता है। तो इंसुलिन ग्लूकेन मेनली दो बनते हैं। और सेल्स कौन कौन सी होती है, दैट इज द अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक्सेट्रा। तो बीटा सेल बनाती है इंसुलिन, और गामा क्या बनाती है, ग्लूकेगान, ठीक। ये हो गया पैंक्रियाज। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ने के बाद आते हैं केमिकल डाइजेशन में, कि कैसे पाचन हो रहा है। डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है कहाँ से, माउथ से, केमिकल डाइजेशन। इन माउथ। अब जब जैसे ही माउथ में आते हैं तो केवल सलाइवा वर्क करता है। सलाइवा वाटरी लिक्विड होता है, थायोसाइनेट एंजाइम होते हैं, और इसके अलावा सलाइवरी एमाइलेज होता है, सलाइवरी लाइपेज होता है। ये सारे एंजाइम क्या करते हैं, पार्शियली डिकम्पोज करते हैं फूड। पार्शियल डिकम्पोज होने के बाद जो फूड अंत में बचता है, दैट इज कॉल्ड द बोलस। अब बोलस किस में एंटर कर जाएगा, इसोफेगस में, क्योंकि फेरिंक्स में और ग्रास नली में दोनों में किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। तो बोलस कहाँ पहुँच गया, स्टमक में पहुँच गया। अब ये मेन पार्ट है। स्टमक में जैसे ही पहुंचा तो स्टमक में यहाँ पर कई तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है यहाँ पर ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है, और एक कौन सी होती है यहाँ पर, बताइए। स्टमक में आमाशय में एक ऑक्जेंटिक सेल्स होती है, और कौन सी होती है, सिक्रेटरी सेल्स होती है। क्या सिक्रेट करती है, HCl, सिक्रेटरी सेल्स, इट्स कॉल्ड द सिक्रेट द HCl। और ये जो ऑक्जेंटिक सेल्स है हमारी, इसमें यहाँ पर जो एंजाइम सिक्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड द पेप्सिनोजन। क्या नाम है, अब पेप्सिनोजन और पेप्सिन में अंतर क्या है, आपने देखा होगा मार्केट में जैसे कोई भी फूड मटेरियल आता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में आता है, जैसे मैगी है, ठीक है। मैगी को बना के नहीं भेजते कि पता अगर 3 महीने तक बना के रखे रहे आप तो वो सड़ जाए। मैगी को ड्राई फॉर्म में भेजते हैं, और क्या करते हैं, जैसे ड्राई फॉर्म में आया, हमने हल्के से कुनकुने पानी में उसको डाला और मैगी क्या हो गई, तैयार हो गई, प्रिपेयर हो गई। किस फॉर्म में आया था, इनएक्टिव फॉर्म में। इस तरह से मिल्क पाउडर जो है, पहले दूध आया बाजार में, अब दूध को बहुत दिन तक स्टोर रखना, लगातार फ्रिज में रखना पड़ेगा, हमने मिल्क पाउडर बना दिया।
उसमें से जैसे ही पानी हट गया, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, ड्राई फॉर्म में आ गया, इनएक्टिव फॉर्म में आ गया। तो इनएक्टिव फॉर्म में किसी भी पदार्थ को लंबे समय तक रखा जा सकता है, वही काम यहाँ पर पेप्सिनोजन एंजाइम का है। पेप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव फॉर्म। ये इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय रहता है, तब तक काम नहीं करता जब तक कि यहाँ पर बोलस या फूड नहीं पहुँचता। जैसे ही बोलस या फूड पहुँचता है तो HCl की उपस्थिति में ये पेप्सिनोजन एंजाइम ऑटोमेटिक पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब पेप्सिन तुरंत प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है। अगर ये पहले पाचन करने लगे तो हमारे स्टमक को पचा लेगा। इसीलिए HCl तब सिक्रीट होगा जब बोलस वहाँ पहुँचेगा फूड, और तब HCl सिक्रीट होगा। जैसे HCl सिक्रीट होगा ऑक्जेंटिक सेल से, तो वो पेप्सिनोजन को तुरंत से बदल देगा पेप्सिन। और पेप्सिन अब हमारे आमाशय को नहीं पचाएगा क्योंकि उसको फूड मिल गया पचाने के लिए, ठीक है। और जैसे ही ये पूरा डाइजेशन प्रोटीन का कंप्लीट हो जाएगा, तो जो पेप्सिनोजन और पेप्सिन है ये प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल को पचाते हैं, जिसका नाम है यहाँ पर पेप्टोन्स। पेप्सिन और क्या है यहाँ पर, प्रोटियोजेस। देखिए प्रोटीन के कितने प्रकार हैं, पेप्टोन, प्रोटियोजेस और पॉलीपेप्टाइड। These are the larger molecules, सबसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये। अब इसके बाद पॉलीपेप्टाइड्स को फिर जब डाइजेशन होगा तो वो कन्वर्ट होगा किसमें, एमिनो एसिड्स। पॉलीपेप्टाइड पहले आएगा डाइपेप्टाइड में, और डाइपेप्टाइड किसमें कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड में। सबसे छोटी इकाई क्या है, एमिनोज। तो ये जो है, जो पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना, पेप्सिनोजन ने प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स को, जैसे पूरा स्कूल ये हो गया पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस, ठीक है। उसके बाद इसका ये हॉल, ये हो गया यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड। अब हॉल को भी पार्टीशन कर दीजिए तो बनेगा डाइपेप्टाइड, और फिर डाइपेप्टाइड के बाद एक सीट ले लो तो क्या बन जाएगा, एमिनो एसिड। तो इस तरह से डाइजेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स से कहाँ, सिंपलर की तरफ। तो इसने कन्वर्ट कर दिया इसको। अब ये पेप्सिन एंजाइम के अलावा खास तौर से जो हर्बीवोरस है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, रेनिन। मनुष्य में नहीं पाया जाता। ये क्या करता है, मिल्क का डाइजेशन शुरू करता है और मिल्क को इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। नाम है कैल्शियम पैराकेसिनेट। पैराकेसिनेट ये क्या करता है, जैसे बच्चे दूध पीते हैं तो दूध जो है बच्चों के शरीर से जो तुरंत उल्टी हो जाती है, बाहर निकल जाता है, इसलिए उसको क्या कर देता है, ये तुरंत कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल फॉर्म। ये रेनिन मनुष्य में नहीं पाया जाता है। तो मेन क्या है यहाँ पर, पेप्सिन एंजाइम है, स्टमक का फंक्शन है। अब स्टमक में जो डाइजेशन हो रहा है, एक तो HCl क्या कर रहा है, जितने हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको क्या कर दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है। इसके अलावा पेप्सिनोजन एंजाइम यहाँ पर प्रोटीन का पाचन कर दे रहा है। और एक हार्मोन सिक्रीट होता है यहाँ पर गैस्ट्रिन, जिस सेल से रिलीज होता है उसको कहते हैं यहाँ पर एंटेरोसाइट्स। अब ये एंटेरोसाइट्स जो है एक और हार्मोन रिलीज करता है, सिक्रीटिन। वो कहाँ रिलीज होगा, ड्यूडेनम में। तो ये क्या करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन जो सिक्रीट कर रहा है। अब स्टमक के आगे कौन सी रचना है, छोटी आंसू होती है ना, तो ये क्या करता है, स्टमक से ये हार्मोन निकलता है और हार्मोन से निकलकर ड्यूडेनम ग्रहणी में पहुंचता है। और ग्रहणी में क्या करता है, पहुंच करके ग्रहणी में दो प्रकार के पाचक रस आ जाते हैं। कौन कौन से, एक तो बाइल जूस आ जाता है, कहाँ से, लीवर से। ये बाइल जूस लीवर से सिक्रीट हो रहा है, गाल ब्लैडर से। इसके अलावा कौन सा जूस होता है यहाँ पर, पैनक्रियाटिक जूस। ये दोनों जूस अपनी अपनी जगह बन रहे हैं। ये बन रहा था लीवर में और ये बन रहा था पैनक्रियाज में। अब वहां पर इनका कोई रोल नहीं। ये बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों वहां से निकल करके और हमारी छोटी आंत के जिस पार्ट में आते हैं उसे कहते हैं ड्यूडेनम। हिंदी में कहते हैं ग्रहणी, मतलब छोटी आंत का प्रारंभिक भाग। यहाँ पर ये दोनों जूस आ रहे हैं। इसको स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन है वो गैस्ट्रिन। तो स्टमक से रिलीज हुआ, स्टमक से रिलीज इसलिए हुआ कि जैसे ही स्टमक में काइम बन गया तो ये हार्मोन रिलीज होने लगे, ताकि पहले से पता चल जाए लीवर को, पैनक्रियाज को, कि अब हमको अपना डाइजेस्टिव जूस कहाँ भेज देना है, ड्यूडेनम में भेज देना है। पहले से नहीं आके जूस इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही काइम यहाँ पर पहुंची उस समय बाइल जूस से यहाँ पर बाइल जूस सिक्रीट होकर के पहुंच गया। और बाइल जूस में देयर आर नो डाइजेस्टिव एंजाइम। जो हमारा पित्त रस है उसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता। जब नहीं होता तो फंक्शन क्या है, फिर करता क्या है, लीवर से जो बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है, इट कंटेन्स नो डाइजेस्टिव, कोई पाचक रस नहीं होता है। जब पाचक रस नहीं होता तो फिर क्या करता है ये, एक तो ये वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन किसका इमल्सिफिकेशन करता है, फैट का।
जैसे हम सर्फ पानी में डाल के झाग बनाते हैं ना, तो उसी तरह से ये फैट को क्या कर देता है, जैसे मिक्सी में चला दो तो इमल्सिफाई कर देता है और डाइजेशन के योग्य या एब्जॉर्बिशन के योग्य बना देता है, ताकि इस पे लाइपेज की क्रिया हो सके और बाद में क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके। तो इतना फंक्शन है बाइल जूस। इसके अलावा बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डे, उसका हमने आपको बता ही दिया है। फिर इसके बाद इसमें आते हैं, एक काम और करता है बाइल जूस। अभी तक स्टमक में कौन सा मीडियम था, अम्लीय, HCl था, अम्लीय माध्यम में काम हो रहा था। लार में कैसा था, लार कैसी होती है, हल्की अम्लीय होती है, pH 6.8 होता है, तो हल्की अम्लीय वहां थी, उसके बाद स्टमक में आया, टोटल अम्लीय हो गई, pH 1 या 2 होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय। उसके बाद जो बाइल जूस आ रहा है, तो ये हमारे काइम को एल्कलाइन बना रहा है, क्षारीय, ताकि अब जो एंजाइम काम कर सके वो क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में एंजाइम काम कर चुके, अब क्षारीय माध्यम में काम होगा। तो वसा का इमल्सीकरण कर दिया और 1 लीटर लगभग सिक्रीट होता है ये, और हरे पीले रंग का होता है, और माध्यम को कैसा कर दिया, क्षारीय कर दिया। अब हमारा पैंक्रियाटिक जूस जो है, अग्न्याशयी रस, वो फंक्शन करेगा। अग्न्याशय द्वारा सिक्रीट होता है, इसमें भी लगभग 90% जल होता है, शेष मटेरियल्स होते हैं। ये जो पैंक्रियाटिक जूस है ये ड्यूडेनम में पहुंचेगा, इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बता सकता है? सबसे पहले एक होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। अब की बार पैंक्रियाटिक शब्द लगाएंगे ताकि पता चले कि कहाँ से रिलीज हो रहा है, पैंक्रियास से। इससे पहले सलाइवरी शब्द लगाया था, जो कहाँ से रिलीज हो रहा था, लार से, तो सलाइवरी एमाइलेज था, तो यहाँ पर हो जाएगा पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज शब्द जो लगाते हैं, तो आपको पता है एंजाइम का नामकरण हमेशा जिस पदार्थ पर क्रिया कर रहा है उसके आगे एज लगा देते हैं। तो एमाइल माने क्या होता है, एमाइल माने होता है मंड, एमाइल माने क्या होता है, स्टार्च होता है, इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज होता है एमाइलेज, मंड का पाचन करने वाला एंजाइम। फिर एक वर्ड यूज होता है लाइपेज, लिपिड का पाचन करने वाला एंजाइम। फिर वर्ड यूज होता है न्यूक्लियेज, किसका पाचन करने वाला, न्यूक्लिक एसिड का पाचन करने वाला। ठीक है, अब देखिए पैंक्रियाटिक जूस जब रिलीज हुआ, तो जैसे अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो आता है इलियम पार्ट। इलियम माने शेषांत्र। शेषांत्र में खुद की जो ग्लैंड्स होती हैं उसे कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, आंतरीय ग्रंथियां। ये भी एक जूस सिक्रीट करती हैं, दैट दे सिक्रीट द इंटेस्टाइनल जूस। 3 तरह के पाचक रस होते हैं, एक लीवर से सिक्रीट हो रहा है, एक पैंक्रियास से, खुद की इलियम द्वारा जो सिक्रीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंटेस्टाइनल जूस। और ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है ये जगह जगह पर इस तरह से उभार बनाती हैं। These are called the crypts of Leverkusen। हिंदी में कहते हैं लेवरकुहन की दरारें। और ये जो क्रिप्स ऑफ लेवरकुहन है, यहाँ पर बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, दैट इज कॉल्ड द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। दे रिलीज द इंटेस्टाइनल जूस, आंतरिक रस सिक्रीट करती हैं। ये भी लगभग 1 लीटर पर डे होता है, और ये भी कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। ठीक है, क्षारीय होता है। अब मेन फंक्शन ये नहीं है कि क्षारीय होता है, अब इसमें एंजाइम होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। अब कौन से एंजाइम है, आप देखिए 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक को कहते हैं एंडोपेप्टाइडेज। पैंक्रियाटिक जूस में एक और था ट्रिप्सिन, ठीक है ना। यहाँ पर है एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज, ये आप समझ लीजिए। एंडोपेप्टाइडेज जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड का ब्रेकडाउन करता है, इसका पॉलीपेप्टाइड का। और इसके अलावा इसके पहले जो इससे बड़ा मॉलिक्यूल था प्रोटियोजेस, तो प्रोटियोजेस को तोड़ देता है किसमें, पॉलीपेप्टाइड। यह है एंडोपेप्टाइडेज। प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल अगर रह गए हैं वहां पर क्या होने से, विखंडित होने से, तो यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस में जो एंडोपेप्टाइडेज है वो प्रोटियोजेस कन्वर्ट कर देगा पॉलीपेप्टाइड, और जो एक्सोपेप्टाइडेज है वो पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, डाइपेप्टाइड। ठीक है, अब देखिए छोटी यूनिट होती चली जा रही है, फिर जैसे ही डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट होगा तो इसके बाद जो भी एंजाइम यहाँ पर होगा, जैसे एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन, नाम सुना है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म है, निष्क्रिय, इसका एक्टिव फॉर्म होता है ट्रिप्सिन। और ये जो ट्रिप्सिन होता है ये डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देता है केवल किसमें, एमिनो एसिड में। इसके अलावा एक जगह एंजाइम लिखा होता है एमिनो
पेप्टाइडेज। एमिनो पेप्टाइडेज का मतलब है केवल डाइपेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, एमिनो एसिड। कहीं कहीं लिखा होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का मतलब कार्बोक्सिलिक समूह को क्या करना, अलग करना। एमिनो में अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो एमिनो में क्या क्या होता है, सेंटर में कार्बन होता है, एक तरफ क्या होता है, एमिनो ग्रुप होता है, एक तरफ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ होता है H, और एक तरफ यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा दीजिए। अगर एसिडिक लगाएंगे तो देखो ये एमिनो ग्रुप जो है ये क्या बना रहा है, इसको क्षारीय। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COH क्या बना रहा है, अम्लीय। अब अगर यहाँ पर अम्लीय समूह लग जाएगा तो अमीनो एसिड कैसा हो गया, एसिडिक। अगर बेसिक ग्रुप लग जाएगा तो अमीनो एसिड हो गया बेसिक। अगर न्यूट्रल ग्रुप लग जाएगा तो न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो आपने पढ़ा अमीनो एसिड के प्रकार, अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय हो सकते हैं, डिपेंड करता है आर ग्रुप। ये आर मैंने पार्श्व समूह क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंडोपेप्टाइडेज है, एक्सोपेप्टाइडेज है, अमीनो पेप्टाइडेज है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जहाँ भी पेप्टाइड लगा है समझ लीजिए प्रोटीन का पाचन करना है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कुछ मत लिखिए, सीधे लिखिए प्रोटीन और डैश कर दीजिए, इसमें लिख दीजिए प्रोटीन का पाचन, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो रहा है कि डाइपेप्टाइड, कुछ नहीं, सीधे लिख दीजिए प्रोटीन का पाचन। अब इसके अलावा फैट के डाइजेशन के लिए, वसा के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम होता है, वैसे तो लाइपेज होता है, उसका एक और नाम है, उसको स्टीएक्सिन भी कहते हैं। ये रिलीज होता है जो किसका पाचन कर देता है, वसा। फिर अगर न्यूक्लिक अम्ल कुछ बचा हुआ है तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस एंजाइम लग जाता है, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कर देता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है इसमें, उसका नाम है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेज। अब कार्बोहाइड्रेट कोई एक पर्टिकुलर पदार्थ का नाम नहीं है, जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट बैठे, तो स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, हम पर्टिकुलर आपका नाम लेंगे तो उस कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में सपोज करिए कि अगर वो सुक्रोज का पाचन कर रहा है तो उसे कहेंगे सुक्रेज। किसका पाचन कर रहा है, सुक्रोज। टेबल शुगर जो हम गन्ने की शक्कर खाते हैं वो सुक्रेज है। अगर वो माल्टोज का पाचन कर रहा है तो एंजाइम लगेगा माल्टेज। माल्ट किसमें पाया जाता है, अंकुरित जौ में। इसके अलावा अगर वो सेलुलोज का पाचन कर रहा है तो उसे कहेंगे सेलुलेज। तो सेलुलेज का मोस्टली नहीं होता है ह्यूमन में। हम आ जाते हैं लैक्टेज में। ये लैक्टोज शुगर का पाचन कर रहा है। लैक्टोज शुगर, मिल्क में जो मिठास होती है वो क्या होती है, लैक्टोज शुगर। तो लैक्टेज हो गया, तो सुक्रेज हो गया, माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया। इस तरह के ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने वाले एंजाइम का जो समूह होता है जिसका अर्थ कार्बोहाइड्रेट। इन सारे फंक्शन के बाद जो हमारा छोटी आंत में छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस होते हैं, दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड द विलाई। अब विलाई के अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रो विलाई होते हैं। ये विलाई हिंदी में रहते हैं रसांकुर। ये छोटी आंत की दीवार में, छोटी आंत के अंतिम भाग में, मतलब शेषांत में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये विलाई पचे हुए भोजन का अवशोषण कर रहे हैं। अभी तक हमारा पूरा जो फूड आ रहा है यहाँ से होता हुआ वो डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेशन के बाद इसकी जो वॉल है वो अंदर की तरफ धंस करके ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है, उंगली नुमा। इस विलाई के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं और लिम्फ कैपिलरीज होती है। रक्त केशिका और लसिका केशिका दोनों पाई जाती हैं। और ये विलाई भोज्य पदार्थों में पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। अवशोषण 3 प्रकार से होता है। एक होता है वाया डिफ्यूजन, विसरण द्वारा। आपको पता है विसरण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गैसों का या लिक्विड का जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। अगर कुछ पदार्थ विसरण से नहीं जा पा रहे हैं तो उसके लिए दूसरी फिनोमिना है, उसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, विशेष प्रकार के प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं जो इस पदार्थ को पकड़कर कहाँ ले जाते हैं, अंदर। ठीक है ना, जैसे गेट पे एक आदमी खड़ा हो तो उसको ऐसे ऐसे सामान को अंदर फेंकता जाए, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाई जाती है। दिस इज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जो पदार्थ किसी भी दशा में अंदर नहीं आ पा रहे हैं उसके लिए होता है वर्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हमारा शरीर क्या करता है, वो एटीपी की ऊर्जा खर्च करता है और विसरण सांद्रता के विपरीत पकड़ के पदार्थों को कहाँ ले आता है, अंदर। कहाँ ले जाएगा, ब्लड में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो सकता है, ट्रांसपोर्ट से हो सकता है, यहाँ पर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से हो सकता है, डिफ्यूजन से हो सकता है। अब क्या होगा, 2 तरह का एब्जॉर्प्शन होता है। जो हमारा फैट सॉल्युबल मटेरियल्स है, फैट सॉल्युबल मटेरियल्स वसा में घुलनशील, चाहे वो विटामिन हो, ठीक है ना। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, फैट में ग्लिसराइड्स हो सकते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड्स, ये सब एब्जॉर्ब होते हैं लिम्फ।
जितने भी वसा में घुलनशील पदार्थ है वो लसिका में चले जाते हैं, और जितने भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जल में घुलनशील वो कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर ब्लड में निकल जाते हैं। तो दो तरह की कोशिकाएं हैं, ब्लड कैपिलरीज है और लिम्फ कैपिलरीज है। तो लिम्फ में चले गए सारे फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है। और खास तौर से जो हमारे यहाँ पर जितना फैट था जिसका इमल्सीकरण किया था बाइल जूस ने, वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है लिम्फ कैपिलरीज में। और लिम्फ कैपिलरीज में इतना ज्यादा फैट पहुंच जाता है कि वो सफेद दिखाई देती है, इसलिए उसको कहते हैं काइल। रस्का केशिका वो क्या कहते हैं, काइल कहते हैं, क्योंकि वो व्हाइट कलर की हो जाती है और उसमें बहुत सारा फैट इकट्ठा हो जाता है। और बाकी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ब्लड में पहुंच जाते हैं, ब्लड से होकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और यहीं से जाते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एक चालू होता है। और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब है रक्त वाहिनियां, जो भी हिपैटिक पोर्टल वेन नहीं सिस्टम है, रक्त वाहिनियां अपने में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लिए हुए उसको लीवर में स्टोर कर देती है। तो यकृत का एक ये भी काम है कि एक्स्ट्रा फूड मटेरियल क्या करना, स्टोर करना। तो लीवर में स्टोर हो जाता है और मसल में भी स्टोर हो जाता है वाया द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये केवल किसमें पाया जाता है, यहाँ पर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मैमल्स में पाया जाता है। जितने भी डेवलप्ड एनिमल्स है उसमें पाया जाएगा, बाकी सब में फूड स्टोरेज की गुंजाइश बहुत कम रहती है और फैट के रूप में होती है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन के रूप में नहीं होती। और जो एक्स्ट्रा फूड होता है जो ग्लाइकोजन के रूप में भी स्टोर नहीं हो पाता, तो हमारी जो एडिपोज टिश्यू होता है स्किन के नीचे, यहाँ पर फैट के रूप में क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो पहले ग्लाइकोजन का स्टॉक भर गया पूरा मसल्स में और लीवर में, उसके बाद जो बचा एक्स्ट्रा तो फैट के रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया। ये सब रिजर्व फूड मटेरियल है जो यहाँ पर विलाई द्वारा एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं और लगातार स्टोर होने के कारण हमारी बॉडी को लंबे समय तक ऊर्जा मिलने की संभावना रहती है। तो अब इसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद जो एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन का मतलब है यूटिलाइजेशन। जो एक्स्ट्रा फूड हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो, चाहे वो लिपिड के फॉर्म में हो, किस तरह से बॉडी में स्टोर हो गया। अब इसके बाद स्टोर होने के बाद हम आते हैं किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन पूरा हो गया। जब लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत की जो वॉल होती है इट डू नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव जूस, किसी भी तरह का पाचक रस यहाँ पर नहीं होता है। केवल क्या करती है, इट एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड पार्ट। जितने भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं उससे एक्स्ट्रा वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर यहाँ पर वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में एनस से एसिडिटी मटेरियल या इजेस्टेड मटेरियल टाइम टू टाइम कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। रेक्टम पार्ट जब एनस में खुलता है तो रेक्टम पार्ट और एनस के बीच में यहाँ पर दो तरह की मसल्स होती हैं, इनवॉलेंट्री माने अनैच्छिक और वॉलेंट्री। छोटे बच्चे में इनवॉलेंट्री मसल्स ज़्यादा सक्रिय होती हैं, अनैच्छिक पेशियाँ, इसीलिए जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो किसी भी टाइम क्या हो सकता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, उसको पता नहीं चलता। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे अंदर यह क्या, तो वॉलेंट्री मसल्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं और ये वॉलेंट्री मसल्स के एक्टिवेट होने के कारण टाइम टू टाइम ये एक्सक्रीटरी मटेरियल शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन अगर कभी आपको चोट लग जाए, दिमाग में कोई डंडा मार दे या फिसल के गिर जाए, उस समय हमारी वॉलेंट्री मसल्स की सक्रियता कम हो जाती है। तो इन वॉलेंट्री मसल्स के फंक्शन ज़्यादा करने के कारण एक्सक्रीटरी मटेरियल और यहाँ तक कि यूरिनेशन भी समय समय पर ना हो करके अनिश्चित समय पर हो सकता है, उसका रीज़न है। तो जो इनवॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स हैं दोनों पाई जाती हैं, डिपेंड करता है कि हमने उस पर कितना ज़्यादा अपना क्या कर दिया है, वॉलेंट्री कंट्रोल कर लिया है। तो दोनों तरह की मसल्स होती है। तो जो भी पार्ट डाइजेशन में है इसमें आपको डाइजेशन में एंजाइम के नाम याद कर लेने हैं। एंजाइम के अलावा जो बाइल जूस पढ़ लीजिएगा, उसमें बाइल जूस में बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन नामक पदार्थ होता है, वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन है, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने की फंक्शन केवल किसमें था, विलाई में। छोटी आंत में जो इलियम पार्ट होता है वही क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है और एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में स्टोर कर देता है, या तो लिम्फ वेसल्स में काइल के फॉर्म में या फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से होता हुआ किसमें, लीवर में और मसल्स में। तो लीवर में जो मसल्स में, लीवर में और मसल्स में जो भी फूड स्टोर हो रहा है, अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो इट इज कॉल्ड द ग्लाइकोजेनेसिस, माने ग्लाइकोजन का बनना। और जो एमिनो एसिड होते हैं वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन में, और बॉडी क्या होती है, ग्रोथ होती है और मेंटेनेंस होता है जो भी डैमेज पार्ट होता है। और इसके अलावा जो फैटी एसिड एब्जॉर्ब होते हैं
वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में और एमिनो एसिड प्रोटीन के रूप में, और यहाँ पर जो फैटी एसिड्स हैं वो किसके रूप में, फैट के रूप में। और बाकी जो यहाँ पर मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं वो बॉडी में मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हैं, वो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को क्या करते रहते हैं, स्टिमुलेट करते रहते हैं। और समय समय पर जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस में किसकी आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। और जब रेस्पिरेशन प्रोसेस भी लगातार होता रहता है श्वसन में, तो श्वसन में आपको पता है ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो H2O उत्पन्न होता है। तो आप पानी नहीं भी जिस समय पी रहे हैं उस समय बॉडी में हमारी एकदम से पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि श्वसन क्रिया हो रही है लगातार। तो श्वसन क्रिया के होने के कारण जो है फूड मटेरियल्स के ब्रेकडाउन होने के कारण भी जल क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो जल की मात्रा मिलती रहती है, लेकिन आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना एक्सक्रीटरी मटेरियल डिजोल्व होकर के शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नहीं तो अशुद्धियाँ क्या रह जाएंगी, उसी में रह जाएंगी। आज जैसे आपको जो है बहुत सारे बर्तन धोना है, तो आप अगर एक बाल्टी पानी में धोएंगे तो बहुत ज़्यादा साफ नहीं होंगे, है ना। नल खोल लीजिए, 10 बाल्टी पानी धोएंगे, ज़्यादा साफ हो जाएंगे। तो जितना पानी हम पीते जाएंगे उतना एक्सक्रीटरी मटेरियल हमारा क्या होता जाएगा, शरीर से बाहर निकलता जाएगा, चाहे इजेशन के फॉर्म में हो चाहे एक्सक्रीशन के फॉर्म में, दोनों की यही कंडीशन है। तो बॉडी को यहाँ पर फिट रखने के लिए हमको क्या करना है, ज़्यादा पानी पीना है, और विटामिन और मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा लेनी है, और फैट की मात्रा क्या करनी है, कम लेनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।